दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे जियोग्राफिकल रहस्य की परतें उधेड़ने वाले हैं जिसने पिछले 100 सालों से दुनिया भर के टॉप इंजीनियर्स की नींदें उड़ा रखी हैं। हम बात कर रहे हैं यूरोप और अफ्रीका के बीच के उस फासले की जो देखने में तो बहुत ही मामूली लगता है, लेकिन इसे पार करना अब तक नामुमकिन साबित हुआ है। जरा सोचिए, सिर्फ 14 किलोमीटर। स्पेन और मोरक्को यानी यूरोप और अफ्रीका के बीच जिब्राल्टर स्ट्रेट की चौड़ाई बस इतनी ही है। अगर आप इसे किसी नॉर्मल सड़क से कंपेयर करें तो शायद आपके शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर इससे ज्यादा लंबा होगा। बिना ट्रैफिक के ये मुश्किल से 30 मिनट की एक आसान सी ड्राइव होनी चाहिए थी, है ना? और यहाँ दांव पर लगे इकोनॉमिक फायदे सच में किसी के भी होश उड़ा सकते हैं। हर साल इस संकरे से रास्ते से करीब 1 लाख जहाज गुजरते हैं। दुनिया भर का 33% तेल और गैस, 50% ग्लोबल ट्रेड और यूरोपियन यूनियन का लगभग 80% मर्चेंडाइज ट्रेड इसी जगह से होकर जाता है। इन दो महाद्वीपों को एक ब्रिज या टनल से जोड़ने का फायदा इतना विशाल है कि इसे कैलकुलेट करना भी मुश्किल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दूरी इतनी कम है और फायदे इतने अनगिनत हैं, तो वहां अब तक कोई ब्रिज क्यों नहीं है? ये मिस्ट्री और भी ज्यादा उलझ जाती है जब हम याद करते हैं कि इंसानों ने 50 किलोमीटर लंबी चैनल टनल और चीन के विशाल हांगकांग जुआई मकाऊ ब्रिज जैसे मेगा स्ट्रक्चर्स तो बना लिए हैं। तो आखिर इस छोटे से 14 किलोमीटर के गैप में ऐसी क्या आफत है? चलिए इसके पहले पहलू पर आते हैं। बेखौफ सपने, उन साहसिक और लगभग साइंस फिक्शन जैसे लगने वाले आइडियाज का इतिहास जिन्होंने समुंदर को जीतने की कोशिश की। अगर हम पिछले 100 सालों के इतिहास को देखें तो यह एक कभी ना हार मानने वाली महत्वाकांक्षा की कहानी है। इसकी शुरुआत 1920 में जर्मन आर्किटेक्ट हरमन सोरगेल के उस क्रेजी प्लान से हुई, जिसमें उन्होंने भूमध्य सागर पर डैम बनाकर उसका पानी सुखाने और अटलांटिक नाम का एक बिल्कुल नया महाद्वीप बनाने का सपना देखा था। और ये सिलसिला दशकों तक यूं ही चलता रहा। 1979 में दोनों देशों के शाही समझौते से लेकर 2006 के टनल टेंडर तक। लेकिन इन सब में सबसे दिलचस्प प्रपोजल आया 1990 के दशक में, अमेरिकी इंजीनियर यूजीन सुई की तरफ से। सुई का आइडिया इतना शानदार था कि उसने इंजीनियरिंग के सारे पुराने नियम ही उठाकर बाहर फेंक दिए। उन्होंने एक फ्लोटिंग मेगा स्ट्रक्चर का प्रपोजल रखा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंक्रीट और एल्यूमिनियम से बना एक ऐसा पुल जो पानी में एक विशाल लचीले सांप की तरह तैरता और लहरों के झटके सह लेता। जरा इमेजिन कीजिए, बीचों बीच एक 3 मील चौड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड, 24 लेन की सड़कें, विंड मिल्स और झरने, और इस विजनरी प्रोजेक्ट का अनुमानित खर्च था पूरे $10 बिलियन। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, प्रकृति का निर्दयी भूगोल। क्योंकि विजन चाहे कितना भी भव्य क्यों न हो, आखिर में उसे समुद्र की क्रूर भौगोलिक सच्चाई से टकराना ही पड़ता है। और जिब्राल्टर के मामले में ये सच्चाई बेहद खौफनाक है। गहराई की तुलना ही ले लीजिए। इंग्लिश चैनल, जहां दुनिया की सबसे मशहूर अंडर वाटर टनल मौजूद है, उसकी सबसे गहरी जगह सिर्फ 180 मीटर है। इसके ठीक उलट जिब्राल्टर का 14 किलोमीटर वाला जो सबसे छोटा रास्ता है, जिसे कैनियन रूट कहते हैं, वो 900 मीटर गहरा है। इस गहराई को ऐसे समझिए कि पानी के अंदर एक ब्रिज का पिलर खड़ा करने के लिए आपको 3 एफिल टावरों को एक के ऊपर एक रखना पड़ेगा। है ना हैरान करने वाली बात? लेकिन रुकिए, सिर्फ गहराई ही इकलौती प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ अपवेलिंग नाम की एक बेहद खतरनाक वैज्ञानिक घटना भी होती है। होता यह है कि भूमध्य सागर का हल्का गर्म पानी जब अटलांटिक महासागर के भारी ठंडे पानी से टकराता है तो भयंकर कन्वेक्शन धाराएं और पानी के बवंडर बनते हैं। ये इतने ताकतवर होते हैं कि 90 के दशक में जब रिसर्च शिप्स ने यहाँ सर्वे करने की कोशिश की तो वो एक जगह पर अपना एंकर तक नहीं टिका सके। पानी का बहाव इतना तेज था कि जहाज बुरी तरह कांपने लगे और उनकी ड्रिलिंग मशीनें टूटकर रह गईं। तो कुल मिलाकर इस 14 किलोमीटर वाले कैनियन रूट की 5 बड़ी भौगोलिक चुनौतियां कुछ ऐसी दिखती हैं। पहली, 900 मीटर की वो खौफनाक गहराई। दूसरी, ब्रेगिया नाम की बेहद कमजोर और पोरस मिट्टी। तीसरी, उस मिट्टी के ठीक नीचे न कटने वाली कठोर चट्टानें। चौथी, अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट्स की एक एक्टिव भूकंपीय फॉल्ट लाइन। और पांचवी चुनौती, ऊपर से गुजरने वाले बड़े जहाजों के लिए 70 मीटर का क्लियरेंस छोड़ना। अब आप ही सोचिए, मिट्टी इतनी कमजोर है और भूकंप का खतरा इतना ज्यादा कि यहां बनाया गया कोई भी पारंपरिक स्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इन लगभग असंभव सी लगने वाली बाधाओं के बाद इंजीनियर्स को समझ आ गया कि उन्हें अपना नजरिया बदलना होगा। तो चलिए देखते हैं 28 किलोमीटर का विकल्प।
साल 2005 में रिसर्चर्स के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता लगी। उन्होंने नोटिस किया कि अगर इस 14 किलोमीटर के शॉर्टकट यानी कैनियन रूट की जिद छोड़ दी जाए और पश्चिम की तरफ एक 28 किलोमीटर लंबा रास्ता, जिसे थ्रेशोल्ड रूट कहते हैं, उसे चुना जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाती है। ये नया रास्ता भले ही 2 गुना लंबा था, लेकिन मजे की बात ये थी कि इसकी गहराई 900 मीटर नहीं बल्कि सिर्फ 300 मीटर थी, और यहाँ समुद्र के नीचे की चट्टानें भी काफी मजबूत थीं। दूरी दोगुनी करने से दरअसल एक अंडर वाटर टनल बनाने का सपना मुमकिन लगने लगा था। तो इस थ्रेशहोल्ड रूट का एक सॉलिड प्लान तैयार किया गया। इस योजना में मुख्य रूप से 3 कदम थे। पहला, 3 पैरेलल सुरंगें बनाना, 2 हाई स्पीड रेलवे के लिए और एक बीच में सर्विस टनल के लिए। दूसरा, इसमें हाई स्पीड रेल ट्रैक बिछाना, और 2006 तक तो एक स्विस इंजीनियरिंग फर्म को इसे लागू करने का काम भी सौंप दिया गया था। जरा सोचिए, अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो कासाब्लांका से मैड्रिड का जो 12 घंटे का लंबा सफर है वो आधे से भी कम होकर सीधा 5.5 घंटे का रह जाता। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। ठीक उसी समय जब लगा कि इंजीनियरिंग की ये विशाल पहेली आखिरकार सुलझ गई है, एक नई दीवार सामने आ खड़ी हुई। हमारा अगला हिस्सा है मानवीय संघर्ष। असल में इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी रुकावटें समंदर की गहराई या टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं निकलीं, बल्कि निकले भू राजनीतिक तनाव। स्पेन और मोरक्को के बीच सेउटा और मेरिला नाम के स्पेनिश नियंत्रित क्षेत्रों को लेकर एक बहुत पुराना विवाद रहा है। कभी 2008 में शाही दौरों के बाद बनी कूटनीतिक खटास, तो कभी 2020 में पश्चिमी सहारा के विद्रोही नेताओं से जुड़े मामले। इन सब वजह से प्रोजेक्ट को बार बार रोकना पड़ा। दुनिया भर का इतना प्रेशर है कि इस अहम ट्रेड रूट को जल्दी से सुरक्षित किया जाए, लेकिन इन ऐतिहासिक और राजनीतिक विवादों ने इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरी तरह से ठप करके रख दिया है। इस पूरी सिचुएशन को एक बहुत ही सटीक बात बड़ी खूबसूरती से बयां करती है। स्टील का पुल बनाने से पहले हमें भरोसे का पुल बनाना होगा। बिल्कुल सही बात है। ये इस बात का परफेक्ट सबूत है कि इंजीनियरिंग का गणित आप चाहे जितना भी सटीक लगा लें, जब तक राजनीतिक तालमेल और आपसी समझ नहीं होगी, कोई भी मेगा प्रोजेक्ट जमीन पर या इस मामले में समंदर के अंदर नहीं उतर सकता। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हम उसी सबसे अहम सवाल पर आके रुक जाते हैं। क्या इंसानियत इस 14 किलोमीटर की दूरी को आखिरकार कभी पार कर पाएगी? जैसे जैसे इस अहम ग्लोबल ट्रेड रूट को बेहतर बनाने का दबाव बढ़ रहा है, इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का भविष्य आज भी दुनिया के सबसे दिलचस्प और अनसुलझे सवालों में से एक बना हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या ये टनल कभी बन पाएगी?